दोस्तों, आज मैं आपको हड़प्पा के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत किसी इतिहासकार ने नहीं, बल्कि फौज से भागे हुए एक शख्स ने की थी। साल था 1826। भारत के पंजाब इलाके में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, जेम्स लुईस नाम का एक अंग्रेज सिपाही ब्रिटिश फौज को छोड़कर भाग गया था। उसे डर था कि कहीं वह पकड़ा न जाए, इसलिए उसने अपना असली नाम छिपा लिया और अपना नया नाम रखा, चार्ल्स मैसन। मैसन एक बंजारे की तरह दर दर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखी जगह पर पड़ी। एक खाली मैदान में पुरानी ईंटों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे। वहां रहने वाले लोग उन टीलों को भूतों का बसेरा मानते थे। मैसन ने अपनी डायरी में नोट किया कि यहाँ किसी बहुत पुराने और बड़े शहर के अवशेष दबे हुए हैं। उसे लगा कि शायद ये खंडहर सिकंदर महान के जमाने के हैं, पर मैसन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जो देख रहा है वो सिकंदर से भी 2000 साल पुराना इतिहास है। असल में वो हड़प्पा के खंडहर थे, पर उस समय किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके करीब 30 साल बाद 1856 में एक ऐसी बड़ी चूक हुई जिसने हमारे इतिहास को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता। उस वक्त अंग्रेज कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरियां बिछाने का काम कर रहे थे। पटरियों के नीचे डालने के लिए उन्हें ढेर सारे पत्थरों की तलाश थी। तभी मजदूरों की नजर पास में मौजूद हड़प्पा के उन खंडहरों पर पड़ी, जहां लाखों की संख्या में मजबूत और पक्की ईंटें दबी हुई थीं। अंग्रेज इंजीनियरों को लगा कि ये तो उनके बड़े काम की चीज है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हड़प्पा की उन हजारों साल पुरानी शानदार इमारतों को गिरवा दिया और उनकी ईंटें निकालकर रेल की पटरी के नीचे बिछवा दी। इतिहास के जानकारों का मानना है कि करीब 160 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी हडडिया छप्पा की उन्हीं पुरानी ईंटों के ऊपर खड़ी है। सोचिए, अनजाने में ही सही, पर दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के एक बहुत बड़े हिस्से को हमेशा के लिए ट्रेन के पहियों के नीचे दबा दिया गया। वह विरासत जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए था, वह पटरियों के नीचे दफन होकर रह गई। वक्त बदला और साल आया 1920। उस समय भारत के पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी सर जॉन मार्शल थे। उनकी टीम में 2 भारतीय इतिहासकार भी शामिल थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। जहां एक तरफ दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जगह पर खुदाई का काम शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ राखाल दास बनर्जी ने सिंध के इलाके में एक ऊंचे टीले को खोदना शुरू किया। वहां के रहने वाले लोग उस टीले को मोहन जोदरोस कहते थे, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मुर्दों का टीला। जैसे जैसे वहां से मिट्टी हटाई गई, जमीन के नीचे से एक ऐसा नजारा निकला जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वह कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि आज के किसी बड़े और आधुनिक शहर जैसा था। वहां की सड़कें एकदम सीधी थीं, जो एक दूसरे को बराबर काटती थीं। घर पक्की ईंटों के बने थे, जिनमें से कुछ 2 या 3 मंजिल के भी थे। ताज्जुब की बात तो ये है कि हर घर के अंदर अपना खुद का कुआं और नहाने की जगह थी। पर सबसे कमाल की चीज थी वहां का सफाई का इंतजाम। नालियां पूरी तरह ढकी हुई थीं और घर घर का गंदा पानी एक मुख्य गटर लाइन में जाकर मिलता था। उस दौर में लंदन और पेरिस जैसे बड़े शहरों में भी ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं थी, जैसी भारत के लोगों ने 5000 साल पहले ही तैयार कर ली थी। जॉन मार्शल ने दुनिया को डंके की चोट पर बताया कि भारत का इतिहास अब सिर्फ 2000 साल का नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल पीछे चला गया है। लेकिन इस सभ्यता की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है यहाँ की एकरूपता। चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, लोथल हो या कालीबंगन, ये सभ्यता करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली थी। फिर भी यहाँ का हर शहर एक ही जैसा दिखता था। ताज्जुब तो इस बात का है कि हर जगह ईंटों का आकार एक था, वजन के बाट एक जैसे थे और सड़कों की चौड़ाई भी बिल्कुल बराबर थी। आज की तरह न इंटरनेट था, न फोन और न ही तेज गाड़ियां। फिर भी इतने बड़े इलाके में हर चीज एक जैसी कैसे मुमकिन हुई? क्या उस समय कोई ऐसी सरकार थी जो सबको संभालती थी, या फिर यहाँ के लोग इतने ज्यादा अनुशासित थे कि वे खुद ही सारे नियमों का सही ढंग से पालन करते थे? अक्सर जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी पुरानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें बड़े बड़े मंदिर या राजाओं के आलीशान महल दिखाई देते हैं। लेकिन सिंधु घाटी की कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ न तो कोई भव्य मंदिर मिला, न ही राजाओं का कोई बड़ा महल, और न ही किसी भगवान की कोई विशाल मूर्ति। यहाँ खुदाई में जो सबसे बड़ी इमारत मिली वो था द ग्रेट बाथ, यानी एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग धर्म या किसी खास शासक की सेवा करने के बजाय साफ सफाई और आम जनता की सुविधाओं को ज्यादा तवज्जो देते थे। यह शायद दुनिया का पहला ऐसा समाज था जहाँ ऊंच नीच बहुत कम थी और सबको एक समान अधिकार मिलते थे।
यहाँ अमीर और गरीब के बीच आज जैसा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन हर शानदार इतिहास के पीछे एक खौफनाक राज भी छिपा होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान जानकारों को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। वहां की गलियों और मकानों की सीढ़ियों पर इंसानी कंकाल यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत बहुत अचानक आई हो और लोगों को संभलने तक का वक्त न मिला हो। न तो कोई भाग सका और न ही किसी को अंतिम संस्कार का मौका मिला। इन हड्डियों के ढेर को देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्या वहां कोई भयानक बाढ़ आई थी, कोई जानलेवा बीमारी फैली थी, या फिर जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां महाभारत जैसा कोई भीषण युद्ध हुआ था या कोई एटमी धमाका हुआ था? इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी उनकी लिखावट में छिपा है, जिसे आज तक कोई PRH नहीं पाया। वो पत्थर जिन पर अजीब किस्म के जानवर और निशान बने हैं, वे आज भी खामोश हैं। इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है। हम मिस्र के पिरामिडों पर लिखी बातों को समझ सकते हैं, मेसोपोटामिया की मिट्टी पर लिखे अक्षरों को PRH सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की भाषा आज भी एक अनसुलझी पहेली है। खुदाई में हजारों की संख्या में छोटी छोटी पत्थर की मोहरें मिली हैं। इन पर मछली, बर्तन, तीर और इंसानों जैसे करीब 400 से भी ज्यादा अलग अलग निशान बने हुए हैं। पर अफसोस कि हजारों साल बाद भी हम उनके संदेशों को डिकोड नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें आज तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे हम उनकी भाषा का मतलब समझ सकें। सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी लिखाई का कोई भी अनुवाद पीछे नहीं छोड़ा। अब इस पर जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि ये दक्षिण भारतीय भाषाओं द्रविड़ की जड़ है, तो कुछ इसे संस्कृत से जोड़कर देखते हैं। वहीं कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये कोई भाषा थी ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ कुछ निशान थे, जैसे आज के दौर में सड़कों पर ट्रैफिक साइन या कंपनियों के लोगो होते हैं। हम आज तक नहीं जान पाए कि उन्होंने क्या लिखा था। क्या वे भगवान की प्रार्थनाएं थीं या फिर सिर्फ व्यापार के लेन देन का हिसाब? इन पत्थरों की मोहरों पर एक और अजीब बात देखने को मिली। इन पर सबसे ज्यादा दिखने वाला जानवर कोई शेर या हाथी नहीं था, बल्कि वह था एक सींग वाला रहस्यमयी जानवर। हजारों मोहरों पर एक ऐसा जीव बना है जिसका शरीर तो बैल जैसा है, पर सिर पर एक लंबा सींग है। उसके आगे एक अजीब सा स्टैंड भी बना होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न होते थे? साइंस कहता है बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या था? शायद वो एक बैल की ऐसी तस्वीर थी जिसमें उसका दूसरा सींग पहले के पीछे छिप गया हो, या फिर ये उनका कोई पवित्र चिन्ह था, जैसे आज हम नंदी या गरुड़ को पूजते हैं। मुमकिन ये भी है कि ये उस समय के सबसे बड़े व्यापारियों या अधिकारियों की पहचान का कोई खास बैज रहा हो, जिसे दिखाकर उन्हें खास सुविधाएं मिलती थी। अब बात करते हैं गुजरात के लोथल शहर की। साल 1954 में जब यहाँ खुदाई की गई तो ईंटों से बना एक बहुत बड़ा तालाब जैसा ढांचा मिला। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये शायद पानी जमा करने का कोई जलाशय है, लेकिन जब इसकी बनावट की गहराई को समझा गया तो सबके होश उड़ गए। असल में ये दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड, बंदरगाह था। सिंधु घाटी के लोग पानी के विज्ञान यानी इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उन्होंने समुद्र और साबरमती नदी के पानी को शहर तक पहुंचाने के लिए एक खास नहर तैयार की थी। उन्होंने टाइड कंट्रोल सिस्टम भी बना लिया था, यानी जब समुद्र में ऊंची लहरें उठती तो जहाज अंदर आ जाते और पानी कम होते ही लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते ताकि जहाज कीचड़ में न फंसे। लोथल से ऐसी कई मोहरें मिली हैं जो खाड़ी देशों और ओमान की हैं। यहाँ तक कि इराक, मेसोपोटामिया के राजाओं ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि वे मेलुहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। जानकारों का मानना है कि मेलुहा असल में सिंधु घाटी सभ्यता का ही पुराना नाम था। ये लोग दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे जो कीमती पत्थर, हाथी दांत और यहाँ तक कि मोर का भी व्यापार विदेशों में करते थे। वहीं मोहनजोदड़ो की खुदाई में 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली, जिसे आज दुनिया डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है। यह मूर्ति उस समय के समाज और फैशन को समझने का एक बड़ा जरिया है। उस मूर्ति के एक हाथ में ऊपर से नीचे तक ढेर सारी चूड़ियां हैं। एक हाथ कमर पर रखा है और सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका है। उसके चेहरे पर जो निडर भाव है, उसे देखकर एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने कहा था कि इस लड़की के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी शान है, जैसे वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानती हो। इससे पता चलता है कि उस समय महिलाओं का समाज में बहुत सम्मान था। वे न केवल कला और फैशन के शौकीन थे, बल्कि धातुओं को पिघलाकर सुंदर चीजें बनाना भी बखूबी जानते थे। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि कोई समाज कितना सुखी था, तो वहां के बच्चों के खिलौनों को देखिए। सिंधु घाटी की खुदाई में हथियार तो नाम मात्र के मिले हैं, जैसे तांबे के छोटे चाकू या भाले, जो शायद शिकार या रसोई के काम आते होंगे। वहां न तो कोई बड़ी तलवार मिली, न ढाल
और न ही जंग में पहने जाने वाले कवच, लेकिन हाँ, वहाँ खिलौनों का एक खजाना मिला है